अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो हीमाटोलॉजी वाला पोर्शन है पैथोलॉजी ब्लॉक 7 के अंदर, उसके अंदर जो सिनेरियोज़ आते हैं, जो स्लाइड्स की पिक्चर्स आ जाती हैं, रॉबिन्स की पिक्चर्स आ जाती हैं ना, वो हम लोग मॉर्फोलॉजी के साथ कवर करेंगे। ठीक है? इसके अंदर ये जो पिक्चर्स साथ दी हुई हैं और साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ये आपको सिनेरियो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे और सेकेंडली आपको अगर ये पिक्चर आती है, इवन स्लाइड भी माइक्रोस्कोप में लगी हुई आती है, तो वो सेम ही नज़र आती है, एनीमियाज़ की भी और WBC डिसऑर्डर्स की भी। तो वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी इन पिक्चर्स को देख लेना है आपने अच्छे से, इससे आपको सिनेरियो जो है वो आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है RBCs डिसऑर्डर्स। ठीक है? RBCs डिसऑर्डर्स में आपको पता है एनीमियाज़ आते हैं। ठीक है? एनीमियाज़ के अंदर इसमें ना सारे एनीमियाज़ नहीं दिए हुए, जो इंपॉर्टेंट वंस हैं ना वो दिए हुए हैं। ठीक है? जो जो पेपर में आते हैं, इनके अलावा पेपर में नहीं आएंगे, आई एम टेलिंग यू। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर ये देखें, हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर फर्दर सब टाइप्स है ना, तो आपको कोई सब टाइप ही आएगी, तो उसकी पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई है सब टाइप्स की। जनरल हीमोलिटिक एनीमिया की पिक्चर इन सारी सब टाइप्स का मिक्सचर ही होगी। इसके अंदर रेटिकुलोसाइटोसिस होगी पेरिफेरल ब्लड के अंदर। अच्छा, एक और चीज़, जो RBCs और WBCs के सिनेरियोज हैं, इनके लिए आपको RBCs की नॉर्मल नंबर, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, WBCs कितने होते हैं, प्लेटलेट कितने होते हैं, रेटिकुलोसाइट्स नॉर्मल कितने होते हैं, उसके अलावा MCV, MCH, MCHC, इन सारों की नॉर्मल वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ठीक है? अगर ये याद नहीं होंगी तो फिर मुश्किल होगी सिनेरियो आइडेंटिफाई करने में। तो हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर पेरिफेरल ब्लड के अंदर रेटिकुलोसाइटोसिस होता है। हर किस्म के हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर यू विल सी कि आपको रेटिक काउंट इंक्रीज मिलेगा। उसके बाद बोन मैरो के अंदर एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होता है, बिकॉज इसमें एनीमिया होता है, RBCs कम होते हैं, तो फॉर कंपनसेशन बोन मैरो जो है वो जो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया करता है, उनका नंबर बढ़ाता है, तो कंपनसेट द नंबर ऑफ RBCs। उसके अलावा स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो इनलार्जमेंट, यानी आपको लिवर और स्प्लीन, हेपाटोस्प्लीनोमेगाली मिलती है हीमोलिटिक एनीमिया के पेशेंट के अंदर। ठीक है? और उसकी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस क्या होती है, उसके अंदर हीमोसिड्रोसिस हो रहा होता है, चूँकि ब्रेकडाउन हो रही होती है RBCs की, उसके अंदर से हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर RBCs की ब्रेकडाउन हो रही है, हीमोग्लोबिन निकल रहा है, वो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होते हैं हीमोसिड्रिन के अंदर इन स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। इस वजह से हीमोसिड्रोसिस नजर आती है स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो के अंदर, और ये लिवर और स्प्लीन आपको स्वोलन भी मिलेंगे, इनलार्ज्ड मिलेंगे। ठीक है? ये जनरल पैटर्न है। उसके बाद हम आते हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के ऊपर, विच इज़ वन ऑफ द काइंड्स ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया। इसके अंदर आपको, अगर ये डायग्राम पर गौर करें, तो आपको गोल गोल सेल्स नज़र आ रहे हैं। RBCs प्योर गोल नहीं होते, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो डार्कली स्टेन्ड हैं, बहुत ब्लू वे में हैं, बीच में सेंट्रल पैलर किसी में है, किसी में नहीं है। दूसरी बात, स्फीरोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है? इसके सिनेरियो के अंदर पर्टिकुलरली स्फीरोसाइट्स या राउंड सेल्स लिखा होता है, मोस्टली लिखा होता है। ठीक है? स्फीरोसाइट्स आर स्मॉल हाइपरक्रोमिक, यानी उनका स्टेनिंग ज़्यादा होती है उनको। रेड सेल्स होते हैं लैकिंग द सेंट्रल जोन ऑफ पैलर, तो उनको हम स्फीरोसाइट्स कहेंगे, और ये हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर नज़र आते हैं। क्योंकि ये हीमोलिटिक एनीमिया की टाइप है, तो इसके अंदर भी रेटिकुलोसाइटोसिस होगा, उसका काउंट बढ़ा हुआ होगा, मैरो एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होगा और हेपाटोस्प्लीनोमेगाली होगी। इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज ओनली द स्फीरोसाइट्स, प्रेजेंस ऑफ स्फीरोसाइट्स इन द ब्लड। और उसके अलावा और मल्टीपल तरह के सेल्स होते हैं, जैसे ये टीयर ड्रॉप सेल्स मिल सकते हैं आपको, और ये एबनॉर्मल शेप ऑफ RBCs हैं, कुछ अजीब अजीब तरह के मिल रहे हैं, क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर मल्टीपल तरह के सेल्स मिल रहे होते हैं, बट आपका जो मेन कंसर्न है वो स्फीरोसाइट्स है। उसके बाद जी सिकल सेल एनीमिया पे आ जाएँ, तो इसके पेरिफेरल ब्लड के अंदर आपको, पेरिफेरल ब्लड की फाइंडिंग्स भी इसकी इंपॉर्टेंट हैं। बोन, क्योंकि इसकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें बोन मैरो भी इन्वॉल्व है, इसमें आपके बोन्स पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और ब्लड तो ऑब्वियसली मसला ही ब्लड का है। तो ब्लड के अंदर आपको सिकल्ड सेल मिलेंगे। अब इसकी अगर आप पिक्चर देखें, तो इस तरह के ये जो शेप है ना, ये टिपिकल है फॉर सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल शेप, ये वाला भी, ये। ठीक है? और इसके अलावा आपको और ये देखें, ये वाले सेल्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं, जिसके सेंटर में एक डॉट होता है, हवल जॉली बॉडीज़। ठीक है? ये RBCs के अंदर रेमनेंट बच जाते हैं, न्यूक्लियर रेमनेंट्स बच जाते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल डेवलपमेंट चल रही होती है। यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं ये हवल जॉली बॉडीज़। अब ठीक है, ये इन सेल्स के अंदर उन्होंने मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। तो ये आपकी सिकल सेल एनीमिया की पेरिफेरल ब्लड पिक्चर है। इरिवर्सिबली सिकल्ड सेल मिलेंगे, रेटिकुलोसाइट, उसके ऊपर टारगेट सेल्स, ये हमारे पास टारगेट सेल्स हैं जिनके अंदर ये मौजूद हैं, ये सारे ये टारगेट सेल्स हैं जिनके अंदर डॉट नज़र आ रहा है। और हॉवल जॉडी बॉडीज़ बेसिकली न्यूक्लियर रेमनेंट्स इन द RBCs। बोन के अंदर देखेंगे तो बोन मैरो के अंदर मैरो हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है? जिसकी वजह से स्कल के ऊपर जब मैरो बहुत ज़्यादा थिकन हो जाती है, तो स्कल के ऊपर जब हम उसकी रेडियोग्राफी करते हैं, तो क्रू कट अपीयरेंस होती है इस तरह की। ये टिपिकल अपीयरेंस है इन सिकल सेल पेशेंट, स्कल के एक्सरे की। ठीक है? और एक्स्ट्रा मेडुलरी, यानी लिवर और स्प्लीन वगैरह के अंदर एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होती है, पिगमेंट गॉल स्टोन्स बनते हैं सिकल सेल एनीमिया के अंदर। ये आपको सिनेरियो के अंदर चीज़ें मिल सकती हैं। अर्ली चाइल्डहुड प्रेजेंटेशन होगी, स्प्लीन की इनलार्जमेंट होगी, विद टाइम स्प्लेनिक इन्फेक्शन होता है,
ऑटोस्प्लीनेक्टमी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज ये पूरा अलग से सिकल सेल एनीमिया का टॉपिक है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। और बोन और डिफरेंट वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। सो इन्फार्क्ट्स बनते हैं बोन्स, ब्रेन, किडनी, लिवर, रेटिना और पल्मोनरी वेसल्स के अंदर। तो सिनेरियो के अंदर आपको ये तस्वीर भी दी जा सकती है और साथ में आपको कैरेक्टर्स बताए होंगे कि इस तरह के सेल्स मिल रहे हैं, हवल जोली बॉडीज़ हैं, टारगेट सेल्स हैं, रेटिक काउंट बड़ा हुआ है, सिकल शेप सेल्स हैं। तो आपका डायग्नोसिस चला जाना चाहिए सिकल सेल एनीमिया की तरफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हीमोलिटिक एनीमियाज के अंदर है बीटा थैलेसीमिया मेजर। मोस्टली सिनेरियोज के अंदर ऑस्पी के अंदर बीटा थैलेसीमिया मेजर ही आता है, माइनर बहुत कम आया हुआ है। बट माइनर आ सकता है, ऐसा नहीं है, बट मेजर इज़ मोर इंपॉर्टेंट। सो इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल शेप्स, मल्टीपल साइजेस के सेल्स होंगे। एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस। एनाइसोसाइटोसिस मतलब मल्टीपल साइजेस के सेल्स, पोइकिलोसाइटोसिस मतलब मल्टीपल शेप्स के सेल्स। माइक्रोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिया, छोटे भी सेल्स मिलेंगे और उनके पिगमेंट भी कम होगी। जैसे ये वाली डायग्राम है, ये वाला सेल देखें, ये इसके अंदर पिगमेंट नहीं है, ये देखें ये इतना छोटा है, ये वाला भी छोटा है। तो एबनॉर्मल शेप है, अलग अलग तरह की पाई जा रही है। ये देखें ये टारगेट सेल्स हैं जिनके अंदर डॉट है। बेजोफिलिक स्टिपलिंग, ये सारी बेजोफिलिक स्टिपलिंग है कि पूरा वो बेजोफिलिक हुआ पड़ा है। सेंट्रल पैलर कुछ में एब्सेंट है। फ्रेगमेंटेड रेड सेल्स, ये वाला जो टूटा हुआ है फ्रेगमेंट बने हुए, ये फ्रेगमेंटेड रेड सेल्स हैं। रेटिकुलोसाइटोसिस इसमें भी मिलेगा। नॉर्मोब्लास्ट एंड पेरिफेरल ब्लड, नॉर्मोब्लास्ट भी मिल सकते हैं इन अनट्रांसफ्यूज पेशेंट्स जिनमें ट्रांसफ्यूजन नहीं हुई कभी, क्योंकि बेटा थैलेसीमिया के पेशेंट्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड होती है। तो जिनके अंदर नहीं हुई उनके अंदर हिमाटोपोइटिकली एक्टिव मैरो होगा और उसके अंदर भी क्रू कट अपीयरेंस मिल सकती है। इन लार्ज स्प्लीन, लिवर एंड लिम्फ नोड्स, हीमोलिटिक एनीमियाज के अंदर ये भी टिपिकल फीचर है। स्प्लीन, लिवर में से किसी ना किसी की इनलार्जमेंट ज़रूर होती है। उसके बाद हीमोसिड्रोसिस एंड सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको किसकी तरफ लेके जाएगी, बीटा थैलेसीमिया मेजर की तरफ। इसमें देखें टीयर ड्रॉप सेल्स भी हैं, टारगेट सेल्स भी हैं, ये वाले फ्रेगमेंटेड आरबीसीज भी हैं, स्मॉल साइज एनाइसोसाइटोसिस, शेप्स यू कैन सी अलग अलग तरह की शेप्स हैं, ये पेंसिल सेल्स भी हैं। ठीक है, और ये जो टारगेट सेल्स हैं इनको कोडोसाइट्स भी कहते हैं, कोडोसाइट्स। ठीक है, सो ये भी प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास ही बीटा थैलेसीमिया मेजर की। सो सिनेरियो के अंदर आपको पेशेंट दिया हो सकता है, ये भी मोस्टली बच्चों में प्रेजेंटेशन होती है क्योंकि इसमें भी जेनेटिक डिफेक्ट होता है, बच्चों में हो सकता है। और पेशेंट जो है वो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली के साथ आया है, बहुत ज़्यादा सीवियर उसको एनीमिया होता है। ठीक है, और उसके अंदर से सीबीसी कराएंगे तो ऐसी पिक्चर नज़र आएगी। ठीक है, देन वी हैव यहाँ तक थे हमारे हीमोलिटिक एनीमिया जो पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है जिसमें आरबीसीज का साइज़ मोर देन नॉर्मल होता है। जो भी हमने हीमोलिटिक एनीमिया सारे पढ़े वो नॉर्मोसेटिक हैं। आरबीसीज का साइज़ में वेरिएशन होती है मल्टीपल तरह की, बट ऐसा नहीं है कि सारे आरबीसीज ही बड़े हों, सारे आरबीसीज ही छोटे हों। ठीक है, उसमें नॉर्मोसेटिक होते हैं मोस्ट ऑफ द आरबीसीज, उनके अंदर फर्दर वेरिएशन होती हैं। बट मेगैलोब्लास्टिक के अंदर आरबीसीज आर बिगर देन द नॉर्मल। ठीक है, और मैक्रोवेलोसाइट्स ओवल शेप्ड हो सकते हैं, हाइपरक्रोमिक होते हैं, जैसे ये यहाँ पर नज़र आ रही है, ये मेगैलोब्लास्ट शो किए में। ठीक है, एनाइसोसाइटोसिस में भी होता है, पोइकिलोसाइटोसिस भी होता है, यानी वेरिएशन इन साइज़ एंड शेप। ये इस पिक्चर में आपको वेरिएशन इन साइज़ एंड शेप, ये देखें पेंसिल सेल्स, छोटे बड़े अलग अलग तरह के सेल्स हैं। ये वाला देखें, ये वाला की शेप बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, इस तरह की हॉवल जॉली बॉडीज़ होती हैं इसके अंदर भी, और लो रेटिकुलोसाइट्स। अब ये देखें, अब हीमोलिटिक एनीमियाज के अंदर रेटिक काउंट बड़ा होता है, दिस इज मेगैलोब्लास्टिक, ये इसमें रेटिक काउंट कम होता है। न्यूट्रोफिल्स शो न्यूक्लियर हाइपर सेगमेंटेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे अगर आपको नई डायग्नोसिस और किसी चीज़ से बन रहा है तो इससे हमेशा बच्चे डायग्नोस कर लेते हैं कि ये सेल आपको एक ना एक न्यूट्रोफिल नज़र आ रहा होता है और वो हाइपर सेगमेंटेड होता है, यानी न्यूक्लियस, उसका जो न्यूक्लियस होता है मल्टी लोब्ड होता है। सो उसको हम डायग्नोस कर लेते हैं कि ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। ठीक है, ये जो पिक्चर दिखाई हुई ये मैरो की पिक्चर है। बोन मैरो के अंदर हाइपर सेलुलैरिटी होगी, एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स बहुत बड़े होंगे, जॉइंट होंगे। ठीक है, जैसे आरबीसी बड़े आ रहे हैं ना, उनके प्रिकर्सर्स भी मोर देन नॉर्मल साइज़ के होंगे। यू कैन सी मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस होंगे, लार्ज प्रो मेगैलोब्लास्ट होंगे, जॉइंट मेटामाइलोसाइट्स होंगे, बैंड फॉर्म सेल्स, ये सारे प्रिकर्सर्स के नाम लिखे हुए हैं जो आरबीसीज के प्रिकर्सर सेल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह की पिक्चर आपको बोन मैरो के अंदर मिलेगी। सो सिनेरियो के अंदर क्या होगा, आपको एमसीवी एमसीएच दिया होगा, वो बड़ा होगा, एचबी पेशेंट की कम होगी, आरबीसी काउंट कम होगा, एनीमिया होगा। सो दिस इज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। साथ में अगर आपको सीबीसी पिक्चर दी हुई है तो यू शुड आइडेंटिफाई कि इसके अंदर ये देखें कितना बड़ा आरबीसी है। ठीक है, और ये बेसोफिलिक स्टिपलिंग शो की हुई है। इसके अंदर एक और तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम केबॉट रिंग अपीयरेंस कहते हैं, ये भी नज़र आ रही होती है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर। उसके अलावा ये शो कर रहा है हावल जॉली बॉडीज़ को, यहाँ पर पर्पल इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, बट देयर इज, और ये हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। ठीक है, देन वी हैव पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया आपको पता है ये भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर ही आता है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जब वो नहीं होगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा और उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। सारा कुछ इसमें ब्लड पिक्चर वही होगी जो हमने ऊपर पढ़ी है। इसमें साथ अगर हम स्टमक
उसकी बायोप्सी कराते हैं, देखते हैं उसको, तो आपको फंडिक ग्लैंड की एट्रोफी नज़र आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से वो जो सेल्स होते हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट कर रहे होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, पेराइटल सेल्स विचुअली एब्सेंट, मेटाप्लेजिया होगा जिसको हम इंटेस्टिनलाइजेशन कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक चेंज कहते हैं, ठीक है। टंग अगर आप ऐसे पेशेंट की देखेंगे बीफी रेड टंग होगी, उसको हम एट्रोफिक ग्लोसाइटिस कहते हैं। सीएनएस में क्योंकि विटामिन B12 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन द सीएनएस, तो उन पेशेंट्स के अंदर सीएनएस डेफिशिएंसीज भी होती हैं, तो आपको सिनेरियो के अंदर पेशेंट जो है वो थोड़ा डिप्राइव्ड, मेंटली डिप्राइव्ड भी मिल सकता है, ठीक है, जबकि फोलेट वाले पेशेंट में ऐसा नहीं होता। यही फ़र्क है B12 और फोलेट के मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर, ठीक है। ब्लड पिक्चर इसकी परनीशियस एनीमिया कोई नहीं है इसमें, वही सारे, क्योंकि एनीमिया तो यही होगा ना, तो यही वाली पिक्चर आएगी। बाकी आपने जो है वो फीचर्स देख के बताना है उसको कौन सा सीएनएस फीचर्स हैं अगर, और अगर जेनेटिकली उन्होंने कहा स्टमक की उन्होंने बात बताई है तो इसका मतलब वो दे आर टॉकिंग अबाउट परनीशियस एनीमिया। उसके बाद है जी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विच इज़ वेरी वेरी कॉमन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर एब्सेंस ऑफ स्टेनेबल आयरन। अब ये देखें, बाकी सारी जो हमने पीछे स्लाइड्स देखी उनमें कुछ ना कुछ पिंक था सेल्स के अंदर, अभी देखें सेल्स अंदर से बिल्कुल वाइट हैं, ठीक है, सारी हाइपोक्रोमिक सेल्स हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ अ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। अगर हम इस ये स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट से हम आरबीसी के साइज़ को कंपेयर करते हैं, एंड यू कैन सी कि आरबी का साइज़ इससे कितना छोटा है, इसके न्यूक्लियस से बेसिकली कंपेयर करते हैं तो इसका साइज़ कितना छोटा है। सो दिस इज शोइंग माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये पेंसिल सेल्स नज़र आ रहे हैं, ओवल सिगार और पेंसिल शेप सेल्स हैं। उसके अलावा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी शो किए हुए हैं, ठीक है। सो ये तो बहुत आसान है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोज करना। पर्शियन ब्लू स्टेन से हम स्टेन करते हैं। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज होते हैं इन लार्ज जोन ऑफ सेंट्रल पैलर, हीमोग्लोबिन या नैरो पेरिफेरल रिम और पोइकिलोसाइटोसिस होता है जिसमें आपको आरबीसीज के अलावा पेंसिल सेल्स नज़र आते हैं। उसके अलावा जी नेक्स्ट सिनेरियो है, हमारे नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी है ए प्लास्टिक एनीमिया की। बेसिकली ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर बोन मैरो पिक्चर में पैनसाइटोपिनिया होता है, यानी आपको आरबीसीज बहुत कम नज़र आएंगे, आपको डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट सारे सेल लाइन डिक्रीज हुई होती है, हाइपोसेलुलैरिटी होती है, और ये डिफेक्ट होता है बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो से ही सारे सेल्स कम हो रहे होते हैं। डिवॉइड ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स, बोन मैरो इज रिप्लेस्ड बाय फैट सेल्स, फाइब्रस ट्रॉमा हो जाता है, स्कैटर्ड लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, ड्राई टैप बोन मैरो। ये देख रहे हैं बोन मैरो कितने कम सेल्स हैं, सारी वाइट हो गई है। फैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाइट कलर्स और हाइपोसेलुलर मैरो प्लस फैट सेल्स। उसके अलावा ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसे मैंने बताया, सारी सेल लाइन्स कम हो जाती हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी, प्लेटलेट्स भी। और अगर ऐसे पेशेंट में मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स कराएंगे क्योंकि उनको रिक्वायर्ड होती हैं, उनकी नीड है, ब्लड तो चाहिए है ना, तो ऐसे पेशेंट्स में सिस्टमिक हीमोसिड्रोसिस हो सकती है। तो ये एक उन्होंने एडिशनल बात बताई हुई है। सो सिनेरियो के अंदर बेसिकली आपको दिया होगा इस पेशेंट में डब्ल्यूबीसीज भी कम होंगे, प्लेटलेट्स भी कम होंगे, आरबीसीज भी कम होंगे, ठीक है, ये चीज़। और आपको मैरो का बताया गया होगा कि इट इज़ रिप्लेस बाय फैट सेल्स और फाइब्रस ट्रॉमा, तो आपने चले जाना है टुवर्ड्स ए प्लास्टिक एनीमिया। और इसकी कॉजेज होती हैं कैंसर कीमोथेरेपी, उसकी वजह से बोन मैरो हाइपोप्लास्टिक हो जाती है, ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, और कुछ पेशेंट्स इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं, कैंसर कीमो, यस मैंने बता दिया, ठीक है। उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी है, तो ये चीज़ें कॉज करती हैं। देन वी हैव DIC और डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, जो कि प्लेटलेट्स में से यूजुअली आ जाता है सिनेरियो के अंदर। इसके अंदर आपको सिनेरियो के अंदर या तो बताया होगा हिस्ट्री होगी पेशेंट की बहुत ज़्यादा ट्रॉमा की, RTA की हिस्ट्री हो सकती है, कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है, स्ट्रेस की हिस्ट्री हो सकती है, इंजरी की हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, बहुत हिस्ट्री होगी, ठीक है। उस हिस्ट्री के बाद पेशेंट आएगी विद ब्लीडिंग, ठीक है, काफ़ी दिनों बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, यानी पेशेंट कुछ दिनों के बाद ब्लीडिंग के साथ आएगी। और उसके अलावा ब्लीडिंग के अलावा थ्रोम्बाई हो सकते हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स के अंदर उनकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, किडनीज़ के अंदर थ्रोम्बाई हो सकते हैं, लंग्स के अंदर थ्रोम्बाई हो सकते हैं, CNS के अंदर माइक्रो इन्फार्क्ट्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। सो इन पेशेंट्स के अंदर क्या होगा, DIC होगा, ठीक है। इन मेनिंजोकॉक्सीमिया, फाइब्रिन थ्रोम्बाई कॉज एड्रीनल हेमरेजेस सीन इन वाटर हाउस फ्रेडरिक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है सिनेरियो के लिए बात, सिनेरियो के लिए ये बात इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दी है कि DIC के अंदर बेसिकली बहुत सीवियर इंजरी, स्ट्रेस और जैसे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनकी हिस्ट्री होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, उस इंजरी की वजह से आपके मोस्ट ऑफ द प्लेटलेट्स जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं। जब यूज़ हो जाते हैं तो फिर आपकी जो है वो फिर आगे जो है वो प्लेटलेट की डिफिशियंसी हो जाती है, और फिर ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेनोरेजिया, नोज ब्लीड्स और पेटिकल हेमरेजेस, और डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पेशेंट जो है वो आ सकता है। उसके अलावा थ्रोम्बाई के साथ भी आ सकता है, यानी उसको स्ट्रोक हो सकता है, उसको MI हो सकता है, इन चीज़ों के साथ भी पेशेंट आ सकता है, ठीक है। सो ये आपने जहन में रखना है कि अगर इस तरह का कोई पेशेंट आया है तो फिर आपने DIC की तरफ जाना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट RBCs एंड प्लेटलेट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में WBCs के जो डिसऑर्डर्स हैं वो।